हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बेदार। आज मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं बेदार शो। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब मोहम्मद कुमैल साहब, जो कि इन्होंने नीट क्वालिफाई किया है और नीट में इनका स्कोर है 600 630 स्कोर है इनका नीट में। तो आज हमारे साथ जुड़े, बहुत सारी बातें करेंगे इनसे। तो कुमैल भाई, सबसे पहले आप ये बताइए, आप कहाँ से पढ़े हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं पढ़ा हूँ मदरसे से 1 से 5 तक। फिर मदरसे से पढ़ने के बाद मसूद अख्तर इंटर कॉलेज है यहाँ पे, वहाँ से पढ़ाई की है मैंने 6 से 12 तक। और 12 मेरा मैथ से था। फिर मैथ से करने के बाद फिर मैंने 1 साल 2017 में मैंने किया है बायो से। फिर 1 साल मैंने फिर बायो से किया, एक सब्जेक्ट से, एक्सटर्नल सब्जेक्ट, 2018 में। फिर 19 में मैं तैयारी करने चला गया। फिर 19 में तैयारी करने के बाद फिर मैंने 1 साल पेपर नहीं दिया। और फिर 2020 में मैंने पेपर दिया तो मेरे मार्क्स आए 394। फिर 394 आने के बाद फिर 2021 में मेरे मार्क्स आए 528। फिर आए 588, फिर इस बार 630। तो इस बार काफ़ी बढ़ा हुआ है नंबर। तो 12वीं पढ़ने के बाद आप बाहर कहीं गए थे तैयारी करने, या घर पे रह के तैयारी की, ऑनलाइन की, ऑफलाइन की? जरा इसके बारे में बताइए। 12 पढ़ने के बाद मैं 1 साल तो यहीं पे था मैथ बायो करने के लिए। फिर 2019 में मैं बाहर गया था, तो फिर लखनऊ गया था। मैं इंडिविजुअल पढ़ा हूँ। हरिओम गंगवार सर से बायोलॉजी पढ़ी है, और सतीश सर से फिजिक्स, और के सोनी सर से केमिस्ट्री। तो आप देख रहे हैं, इन्होंने इंडिविजुअल पढ़ाई की है नीट के लिए। तो आपका जैसे घराना जो है पहले से पढ़ा हुआ था, घर में पहले से लोग पढ़े हुए थे, या फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था घर में? या घर के बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि घर में कैसे लोग थे, आप कितने लोग हैं, भाई बहन कितने हैं, माँ बाप कितना सपोर्ट रहा माँ बाप का आपकी तैयारी में? नहीं, पढ़ाई का तो पहले से ही माहौल था। और मेरे अब्बू जो हैं वो एमए किए हुए हैं उर्दू से, तो वो टीचर बन गए होते। लेकिन उस टाइम में टीचर में इतना पैसा नहीं मिलता था टीचर लोगों को। और मेरे दादा थे, वो दुकान करते थे, तो दुकान में ज़्यादा फ़ायदा लग रहा था उस समय। तो लगता था कि हाँ, नहीं, दुकान ज़्यादा ठीक है। फिर क्योंकि पैसों की किल्लत तो पहले से ही थी सबको, तो लगता था कि नहीं, अगर दुकान से ज़्यादा पैसा आ रहा है तो फिर दुकान देखते हैं। तो फिर एमए करने के बाद वो दुकान पे ही बैठने लगे थे वो, तो वो टीचर बने नहीं। और अम्मा जो है मेरी, वो हाउस वाइफ ही हैं। तो पापा का ही जो है वो सब पापा की तरफ से ही है। और वो दुकान पे बैठने की वजह से ये हुआ कि वहाँ पर जो लोग आने लगे दुकान पे, वो ज़्यादातर लोग टीचर कम्युनिटी के थे। तो उनके घर का जो माहौल था वो मेरे घर में ट्रांसफ़र हो गया, जिसकी वजह से मेरे भाई मोहम्मद तुफ़ैल हैं, वो भी एमबीबीएस कर चुके हैं। इस साल उनका कंप्लीट हुआ है, और उनका इस साल पीजी में भी हो गया है। उनकी रैंक 9,000 के करीब लगभग। तो कोई भी कॉलेज उनको भी मिल जाएगा पीजी में एमएस के लिए। और तो माहौल तो पहले से ही था, और पढ़ना तो था ही, सबको पढ़ना था, और सभी पढ़ते हैं मेरे घर में, कोई ऐसा नहीं जो ना पढ़ता हो। मेरी बहन जो है वो नेट की तैयारी कर रही है, उनका नेट क्वालिफाई भी हो चुका है, और आज नेट का पेपर भी है, तो हो सकता है वो आज जेआरएफ भी हो जाए। तो जैसा कि आपने बताया कि घर में माहौल था पढ़ने वाला, तो आप, और आपने अभी बताया कि इंटर मैथ से था मेरा, तो ये बायो उसके बाद किया। तो कहाँ से ये आपको समझ में आया कि मुझे मेडिकल लाइन में ही जाना है? शुरुआत में तो हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ से तो कुछ नहीं पता रहता करना क्या है, इंटर तक तो कुछ नहीं पता होता। लेकिन 2017 में ही भाई का सिलेक्शन हो गया था मेरे, तो वो उसी ने चेंज करवा दिया कि नहीं, ये मेडिकल लाइन ज़्यादा ठीक है, इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। मतलब क्योंकि इंजीनियरिंग में इतना ज़्यादा वो नहीं मिलता, अटेम्प्ट नहीं मिलता, तो मेडिकल में अटेम्प्ट मिलता है। और एक बात ये भी थी कि हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती। अगर पढ़ाई होती भी है तो यहाँ का माहौल उतना अच्छा नहीं है पढ़ने का कि वहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो 11-12 उतना अच्छी पढ़ाई हो नहीं पाती, जाना पड़ता है बाहर ही बेसिकली। तो ज़्यादातर यही था कि
अगर वो बायो से कर लेता है, और पैसे की भी दिक्कत थी थोड़ा सा, तो जहाँ से जिस कोचिंग से उसका हुआ था वहाँ मेरी फ़ीस कम लगी थी, तो इसका भी ज़्यादा असर था कि वहाँ एडमिशन आराम से मिल गया और चेंज कर लिया, वो बायो कर ली इस बार। तो बायो से फिर आगे बढ़ा ली, फिर तैयारी करने लगा और फिर सिलेक्शन भी हो गया। आप जलालपुर से हैं। जलालपुर के बहुत से बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए आपका नीट के बारे में सुझाव क्या है आपका? ज़्यादा कुछ नहीं है, पढ़ते सभी हैं, मेहनत सभी करते हैं, जितने लोग तैयारी करते हैं। ज़्यादातर ये है कि भरोसा अपने आप पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस अपने आप पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप ही को पता है कि आप पढ़ेंगे तो आप सिलेक्ट होंगे, और आप सिलेक्ट होंगे तो आपकी जो आने वाली नस्ल है या फिर वो ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि आपके माता पिता वो आपको पढ़ा देंगे, आपको आपकी उनकी जितनी जिम्मेदारी है वो पूरी कर देंगे वो। तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप पढ़ेंगे तो आपकी जो नस्ल है वो ज़्यादा अच्छी होगी, आप अपने परिवार को शिक्षित कर पाएंगे। तो आपका नीट में स्कोर जैसा कि बताया आपने 630 आपने बताया, तो आपको ऐसा लगता है कि स्कोर और बढ़ सकता था? 630 से और एबव हो सकता था, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है 630 तो कम ही है मेरे हिसाब से। और मेरी एक दिक्कत है, मैं अगर पेपर देने जाता हूँ मुझे एंग्जाइटी हो जाती है। पेपर के टाइम में मुझे ये होता है, अगर मैं खाना खा के जाता हूँ तो पेपर देने के टाइम 3 से 4 उल्टी हो जाती है बगैर वोमिटिंग के। मैं कोई भी पेपर ऐसा नहीं है बगैर वोमिटिंग के दिया हूँ। 3 से 4 बार वोमिटिंग होती है, जितना पानी जब पी के जाता हूँ सब निकल जाता है, तो उससे ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर पेपर मिलने के बाद नॉर्मल हो जाता है सब, लेकिन वो फिर एनर्जी मिल नहीं पाती। हाँ, वो एनर्जी मिल नहीं पाती पेपर के टाइम। आखिर में जब टाइम कम बचता है 1 घंटे, तो और प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बचे रहते हैं और एनर्जी उस टाइम पे 4 मिल नहीं पाती, तो दिक्कत होती है उस टाइम पे। लेकिन इस बार मैंने किया था कि 7:30-8 बजे तक खाना खा लिया था, क्योंकि ये 2 बजे पेपर है, 11 या 12 बजे निकलना है। तो अगर 7-8 बजे आप खाना खा लेंगे तो फिर 4 घंटे या 5 घंटे में वो कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर डाइजेस्ट होने के बाद पानी नहीं पीते रहेंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। बाकी ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है। नहीं, जैसा कि आपने बताया कि मेडिकल प्रॉब्लम है आपकी, इसीलिए नंबर कम आए। स्ट्रैटेजी में कोई कमी रह गई थी, नंबर और बढ़ सकता था? स्ट्रैटेजी में बताइए कुछ। नहीं, स्टडी में कोई कमी नहीं थी। मेरा ये था कि जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकता हूँ रिवाइज करूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो प्रीवियस ईयर मैंने इस बार फिजिक्स का जो 31 ईयर या 32 ईयर करके आता है, तो वो मैंने लगभग 6 बार लगाया था। फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी। बायो तो एनसीईआरटी से ही पढ़ी थी पूरी, और जितनी बार रिवाइज किया एनसीईआरटी वो याद होती चली गई। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6 से 7 बार लगाने से ये होता है कि अगर सेम क्वेश्चन आ जाता है या फिर लैंग्वेज बदल के दे देता है तो फिर समझ में आ जाता है, जल्दी अटेम्प्ट हो जाता है, तो टाइम उससे बच जाता है बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादातर यही है कि प्रीवियस ईयर लगाएं, उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। नीट में आप नीट की जब तैयारी कर रहे थे, तो जैसे आपका एग्ज़ाम करीब आता जा रहा था, तो नंबर ऑफ टेस्ट 24 आवर्स में बढ़ा रहे थे या घटा रहे थे? एवरेज चल रहा था? नंबर ऑफ टेस्ट कितने देते थे नीट के लिए आप? मैं रोज़ एक टेस्ट देता था, लगभग शुरुआत से ही एक टेस्ट देता था। मेरी ये थी कि शुरुआत से मैंने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया था, कोई ऐसा है कि 10 घंटे पढ़ लें, 12 घंटे पढ़ लें। रूटीन नहीं हाँ, कुछ रूटीन नहीं बनी थी। सुबह को, रात को सोते टाइम मैं ये सोच के सोता था कि सुबह इतने चैप्टर्स करने हैं फिजिक्स में, इतने चैप्टर बायो में करने हैं, इतने केमिस्ट्री में करने हैं, और एक मॉक टेस्ट देना है। तो उसी हिसाब से पढ़ाई करता था। अब वो कितने टाइम में हो जाएगा ये मुझे भी नहीं पता लगता था। अब बस उसको करना है तो करना है। हाँ, इतना ज़्यादा भी ना बना लो कि कवर ही ना हो पाए, इतना बनाओ अपने हिसाब से कि कवर हो जाए, वो तो ज़्यादा बेटर है। तो जैसा कि जलालपुर के बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं, आप जानते भी होंगे बहुत से लोगों को। उस हिसाब से जो सिलेक्शन हुए जलालपुर में इस बार 5 सिलेक्शन, आपको क्या लगता है और हो सकते थे? हाँ, हो तो सकते थे, मुझे लगता है कि और हो सकते थे, क्योंकि 1000 बच्चे से कम नहीं थे मुझे लगता है इस बार। तो हो सकते थे, पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन अब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। कभी मेरा पिछली बार 588 नंबर था और मैंने 2 क्वेश्चन गोला ही नहीं भरा था।
तो मतलब उस पे टिक था कि हाँ ये इसको गोला भरना है। लास्ट टाइम पता नहीं कैसे मिस हो गया वो। जब OMR बाद में आई तो फिर देखा कि दो गोला भरा ही नहीं है। तो फिर लगता था कि नहीं यार अब नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा था कि BMS ले लें, हो सकता है किस्मत यही चाह रही हो कि BMS कर लो। जब नहीं भरा गोला, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा था, वो अटेम्प्ट किया था, फिर नहीं बबल फिल कर पाया। फिर नहीं, फिर ये था कि नहीं अब इतने ऊपर पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा और मेहनत करके या फिर और प्रैक्टिस करके नंबर आ जाएगा ज़्यादा। फिर इस बार 630 का नंबर आया है। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने थे आपके जो इस बार सिलेक्शन हुआ है? मैंने बताया 2017 में मैंने मैथ्स से किया था इंटर। फिर 2018 में मैंने किया बायो से इंटर। फिर 2019 में मैंने पेपर नहीं दिया क्योंकि हाई कोर्ट में मामला चला गया था कि एक्सटर्नल मैथ वाले दे नहीं सकते या एक्सटर्नल बायो वाले दे नहीं सकते पेपर। और ये भी था कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम कर दिए जाएं इसमें, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है। फिर हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि नहीं, जो ऐसा चल रहा है वैसा चलने दो। फिर ये था कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो मेरे थे 2020 में मैंने पेपर देना शुरू किया। 19 में मैंने तैयारी की, फिर दिया नहीं पेपर। 2020 में मैंने दिया, तो आया था 394 नंबर। 2020 में दिया, 21 में दिया, 22 में दिया, 23 में दिया और 23 में 630 नंबर आए। यानी कुल मिलाकर नंबर ऑफ अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट हुए हैं। तो कुमैल भाई, आपका नीट क्वालिफाई हो चुका है। आप नीट के बाद काउंसलिंग होगी, उसके बाद जो है आपका MBBS में एडमिशन होगा। तो MBBS के बाद आप फर्दर स्टडी करेंगे या जॉब के लिए कुछ सोचा है? आगे क्या करेंगे MBBS के बाद? पहले तो MBBS ही करनी है शुरुआत में जाके, और काउंसलिंग होगी वो जुलाई में होगी लगभग। तो MBBS करने के बाद कुछ सोचा नहीं है वैसे। फिर MBBS करते करते जो इंटरेस्ट जिसमें डेवलप होगा वही सब्जेक्ट लेके फिर उसको उसी में स्टडी करनी है, उसी में हायर स्टडी करनी है। अभी जॉब ज्वाइन नहीं करनी। तो अभी आपने बताया था कि आपके भाई जो MD में एडमिशन लेना है, उनको काउंसलिंग होने वाली है। तो आपका भी इरादा कुछ ऐसा ही है क्या, भाई जिस लाइन पे जा रहे हैं उसी लाइन पे हम भी जाए? हाँ, वैसे इस बारे में अभी उससे बात भी नहीं हुई है। वो जैसे जिस तरह वो गाइड करेंगे वो उसी तरह मैं भी लूँगा, क्योंकि वही है, शुरुआत से उन्होंने गाइड किया है, अभी तक गाइड कर रहे हैं। तो फिर जिस जिस तरह वो कहेंगे वो करता जाऊँगा। तो आज की ये जो जवान जनसंख्या है, सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। और सोशल मीडिया बहुत ज्यादा लोग चलाते भी हैं, लोगों को लत लग गई है सोशल मीडिया की। और पढ़ाई के लिए सोशल मीडिया से दूर होना बहुत जरूरी है। तो आप सोशल मीडिया से कैसे दूर रहें? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया ऐप हैं। इतने सारे सोशल मीडिया ऐप से आप कैसे दूर रहें? मेन बात तो ये है कि आपका फोकस किस जगह है। कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर सबसे दूर तो रहना ही पड़ेगा। और ये है कि दूर तो कोई नहीं रह पाता। मैं भी बहुत दूर नहीं था, लेकिन ये था कि बहुत ज़्यादा अटैच भी नहीं था उन चीज़ों से। क्योंकि अगर आप उसमें अटैच हो जाएंगे तो फिर घुसते चले जाएंगे, फिर कहीं था नहीं है उसकी, कहाँ तक पहुँचेंगे आप, कहाँ निकलेंगे जाके, कुछ नहीं पता है। फिर दूर तो रहना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं दूर रहेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। और फोकस एक जगह बनाए रखना ज़रूरी है ज़्यादा, क्योंकि फोकस नहीं बनाएंगे तो फिर हो नहीं पाएगा आपका। तो आप जलालपुर से हैं। जलालपुर की आवाम के लिए आपका कोई मैसेज? ज़्यादातर मैसेज तो पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर 1 साल या 2 साल में आपका नहीं हुआ, तो प्रेशर अपने आप खुद फील होने लगता है अपने ऊपर। मतलब अगर प्रेशर डालेंगे कुछ कि नहीं हो पा रहा है, लोग हमसे बात नहीं कर रहे हैं, फलाना, तो आगे और प्रॉब्लम होगी। तो जितना कम बात करें, और जितना बात करना है वो इस बारे में बात करें कि नहीं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना तुमको टाइम लेना हो लो, जितना तुमको समझ में आए वो करो। और क्योंकि तुम्हारे ऊपर है, ये फील कराना बहुत ज़रूरी है लोगों के जो तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर, कि आपके ऊपर है, आप पढ़ेंगे तो आपका होगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। सीधी सीधी सी बात कि अगर, क्योंकि वो उतना उसको जानना भी चाहिए कि ये नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। जनरेशन उसकी आने वाली उसको फील करना चाहिए कि वो जो नहीं पढ़ेगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि पढ़ाई तो सभी करते हैं, और किस तरह करते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए मेरा ये सुझाव है, या फिर जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके पेरेंट्स के लिए,
कि जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनका तो बात पता ही चल जाती है, या फिर एडवर्टाइजमेंट तो आ ही जाता है कि इनका हो चुका है। फिर उन बच्चों से ना पूछा जाए जिनका नहीं हुआ है, क्योंकि वो और प्रेशर ज़्यादा फील करने लगते हैं, क्योंकि जिनका नहीं हुआ है वो तो नहीं, आपको पता ही है उनका नहीं हुआ है, तो फिर पूछ के उनको शर्मिंदा ना किया करें। जिनका हो गया है वो तो आपको पता ही चल जाता है। तो ज़्यादातर यही है कि पूछे ना उनसे, वो प्रेशर ज़्यादा फील नहीं करते। हाँ, उनकी हौसला अफजाई करें कि जितना आया नंबर अच्छा आया है, आगे तैयारी करो, हो सकता है हो जाए तुम्हारा। हाँ, मोटिवेट करें, लेकिन ज़्यादा सवाल पूछ के उनको शर्मिंदा ना किया करें, वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते उसके आगे। उनके दिमाग में वही बात घूम घूम के चलती रहती है कि फलां ने ये कहा, ढिकाने ने ये कहा। लेकिन ज़्यादा यही है कि पूछे ना उनसे कुछ, उनका अगर हो गया होता तो वो आपको खुशी खुशी बताते, आपको शुक्रिया भी अदा करते आपकी दुआओं का। उनका नहीं हुआ है तो उनको ये बात बताएं कि हो सकता है आपको कोई कमी रह गई हो, तो पूरा करो उसको, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा। तो मोटिवेट करें, ज़्यादा परेशान ना किया करें उन बच्चों को। तो कुमैल भाई बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ जुड़े और आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। जितना भी कहें कम है आपके लिए, जो नीट में आपका सिलेक्शन हुआ इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी ऑडियंस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत। और आखिर में मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका, क्योंकि बुलाया और इज्जत भी दी, और जानकारी भी इकट्ठा की मेरे बारे में और मेरे घर वालों के बारे में। आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका भी, और सभी लोगों का भी जिन्होंने दुआएं की हमारे लिए, क्योंकि दुआ भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद आपका माइंड किस तरह चलता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है ना टेस्ट देने के बाद कि आपका नंबर बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो फिर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है। और कभी कभी ये होता है कि आपका नंबर अचानक कम हो जाता है, 100 नंबर कम हो जाते हैं कभी कभी। तो फिर उसी से ये है कि जब नंबर आना है वो तो आएगा ही, लेकिन दुआओं का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो सभी का शुक्रिया बहुत बहुत, और आपके बहुत बहुत शुक्रिया।